बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के ख़वातीनो हज़रात का शुक्रिया कि वो शॉर्ट नोटिस पे आज तशरीफ़ लाए। आज छुट्टी का भी दिन है, लेकिन जो इस वक्त मईशत की फॉल है उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई छुट्टी हमें नज़र नहीं आ रही। मैं कुछ आपके सामने आज हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ जिससे अंदाज़ा होना चाहिए तमाम अरबाब इख्तियार को भी, आवाम को भी, कि कितनी गैर संजीदगी के साथ हमारे मईशत के मामलात को इस नहज पे भी देखा जा रहा है जिस नहज पे आज मुल्क खड़ा है हमारा, जहाँ पे मईशत का वो आलम आ चुका है जो पहले पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में पहले कभी नहीं देखा गया। जंग के अदवार में भी नहीं देखा गया, कोविड के यानी कि वबा के अदवार में भी नहीं देखा गया। लेकिन वो मौजूदा जो PDM हुकूमत है उसकी नाअहली हमें इस नहज पे ले आई है। सबसे पहले ये कि आपको याद होगा कि कल एक हुकूमत पाकिस्तान ने एक बयानिया चलाया और एक प्रेस रिलीज़ हुई वज़ीर आज़म ऑफ़िस की तरफ से कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉल किया वज़ीर आज़म को। उस पर IMF की तरदीद आ गई है। उन्होंने कहा है कि ये गलत बात है, हमें बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर बात करें, और एजेंडा था एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कोई रेजिलिएंट पाकिस्तान, उस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से गुफ्तो शनीद थी। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये हुकूमत इतनी ऑप्टिक्स पे और गिमिक्स पे कि एक टेलीफोन कॉल जैसी छोटी सी चीज़ उस पर भी कौम से झूठ बोला जा रहा है, फरेब किया जा रहा है, और एक IMF को ख़ुद आना पड़ा मैदान में वज़ीर आज़म के झूठ की तरदीद करने के लिए। ये सब कुछ तब हो रहा है जब हमारे रिजर्व्स 5.8 अरब डॉलर के करीब हैं, लेकिन अगले हफ्ते वो 4.5 अरब डॉलर हो जाएंगे, क्योंकि 1 अरब डॉलर की UAE के लोन्स की पेमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक ड्यू है। और जिस नहज पे हम आ चुके हैं, LCs खुल नहीं रही, आप सबको पता है, ज़बान ज़द आम है कि ख़ाम माल की LCs खुल नहीं रही, जिसकी वजह से जगह जगह शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं, रेट्स ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। मल्टीनेशनल इंडस्ट्री से ले के लोकल इंडस्ट्री तक इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 30 से 40% इंडस्ट्री आपकी पाकिस्तान में बंद ऑलरेडी हो भी चुकी है। और जो इंडस्ट्री बंद नहीं हुई इस 30 से 40% में, वो कम अज़ कम अपनी आधी से भी कम कैपेसिटी पे चल रही है। आपके मुल्क में एक तवानाई का बहरान है, उसकी वजह ये नहीं है कि आपके पास जनरेट करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। उसकी एक्चुअली इस वक्त जो बिजली की मांग है वो तो पिछले साल से भी कम है, पिछले सालों से कम है, और पिछले सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम मांग पे भी, इससे ज़्यादा मांग पे भी कभी 1 घंटे की लोड शेडिंग भी नहीं की थी। लेकिन उसकी वजह यह है कि नून लीग ने जो अपने हाथों से कोयले के प्लांट्स के दस्तखत किए थे, महंगे कोयले के, इंपोर्टेड कोयले के और महंगी इंपोर्टेड गैस के, आज वो ख़ुद उसको उन्होंने बंद रखा हुआ है, क्योंकि वो प्लांट्स महंगी बिजली बनाते हैं और वो महंगी बिजली बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे हों भी तो इंपोर्टेड ईंधन इन प्लांट्स का मंगाने के लिए मुल्क में डॉलर्स मौजूद नहीं हैं। तो इस वक्त एक एनर्जी का, तवानाई का बहरान भी मुल्क के अंदर चल रहा है। गैर संजीदगी का ये आलम है कि वज़ीर ख़जाना ने जो ज़िद लगाई हुई थी कि जी मैंने रुपया मुस्तहकम करना है, 190 पे लेके जाना है, 190 पे तो वो नहीं आया, 225 226 पे है। लेकिन इस रेट पे भी बैंक्स आज एलसीयाँ खोलने को तैयार नहीं हैं। इस रेट पे भी कोई भी बैंक डॉलर्स दस्तयाब करने को भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ओपन मार्केट का तो रेट हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन 3-4 रुपये ज़्यादा होता था, आज वो रेट कुछ 40 से 50 रुपये ज़्यादा है। तो ये जो 226 रुपये का रेट है, ये सिर्फ वज़ीर ख़जाना के एक कागज़ पे लिखा हुआ है, इसका मईशत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ये जो इंटर बैंक रेट है हमारा रुपये का, ये अब काफ़ी हद तक बिल्कुल बेमानी हो चुका है। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं और पैसों की खातिर जा रहे हैं, मजबूरन जा रहे हैं, ज़ाहिर है। जब हम आए थे हुकूमत में, हमें भी जाना पड़ा था, क्योंकि नून लीग ने अपने आखिरी दौर में जो 2013 से 18 का था, ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जब इमरान खान साहब भी आए हुकूमत में, तो हमें दोस्त ममालिक से मदद लेनी पड़ी, और ये नून लीग की कारकर्दगी थी जिसकी वजह से ये हुआ। जब हमने अपनी पॉलिसीज़ रोल आउट की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी दोबारा फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमारे हमेशा जो प्रोजेक्टेड इनफ्लोज होते थे वो प्रोजेक्टेड आउटफ्लो से ज़्यादा होते थे हर साल। यही वजह है कि हमारे ज़र मुबादला ज़खायर 21 अरब डॉलर की सतह तक भी गए। लेकिन नून लीग की ये जो पिछले 7-8 माह में बतदरीज गिरावट आती रही फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, और जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे नुमाइंदगान को दोबारा दोस्त ममालिक के पास हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, और ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का मुकाम होना चाहिए। IMF अब बहुत ज़्यादा सख्त शराइत
हमें मनवाने का कहेगा और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम उन शराइत को मानें। उसकी वजह क्या है कि अब मईशत बहुत बिगड़ चुकी है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये रजीम चेंज ऑपरेशन मार्च में ना होता तो आपका रुपया भी इतना डीवैल्यू ना होता, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इतने, ज़र मुबादला के ज़खायर भी इतने कम ना होते, आपके मुल्क के अंदर इतनी इंडस्ट्री बंद ही ना होती, और आपका ग्रोथ मोमेंटम भी डिस्पाइट चैलेंजेस वो कंटिन्यू रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और अब पिछले 8 से 10 माह में क्योंकि मुसलसल फ्री फॉल है, कोई ऐसी कंसर्टेड प्लान्ड इंटरवेंशन नहीं हुई, अगर हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं, कि जिससे ये मईशत का फ्री फॉल रुके। और अब मईशत इस नहर पे आ गई है कि IMF की इतनी कड़ी शराइत हमें माननी पड़ेंगी कि उन शराइत से भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई में इजाफा होगा। और ये महंगाई जो भी 25% पे है, मेरा ख्याल है ये आने वाले दिनों में, इवन अगर हम IMF का प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लें तो ये 30 से 40% तक भी जा सकती है। तो बहरहाल सख्ती जो है अब वो ये इस नहज पे ले आए हैं PDM हुकूमत मुल्क को कि सख्ती दोनों जानिब है। IMF के पास जाएँ तब भी सख्ती है, ना जाएँ तो और भी ज़्यादा सख्ती है। तो ये एक खैर ना जाएँ तो मेरा ख्याल है फिर तो एक फुल ब्लोन क्राइसिस है। एक और बात जो आज यहाँ रखना चाहता हूँ, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और मटीरियल फैक्ट है इकॉनमी के बारे में, जिस पे शायद तवज्जो नहीं दी जा रही, कि आपका IMF का ये मौजूदा प्रोग्राम जून के अंदर एक्सपायर हो रहा है, और IMF अपने मैट्रिक्स और अपने TORs के तहत प्रोग्राम्स को एक्सटेंड नहीं करती। नया प्रोग्राम जो है वो हुकूमत को निगोशिएट करना पड़ेगा। IMF इंटरिम्स हुकूमत के साथ भी प्रोग्राम जो हैं वो निगोशिएट नहीं करती, और आउटगोइंग हुकूमतों के साथ भी वो अनकम्फर्टेबल होते हैं पॉलिसी डिसीजंस लेते हुए। और ऐसे IMF के प्रोग्राम, क्योंकि वो एक आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है और आप ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लॉक कर रहे होते हैं मईशत के अंदर जिन्होंने कम से कम 3 साल चलना होता है, 2 से 3 साल। तो जाहिर है वो अगली हुकूमत ने आके उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक्सिक्यूशन करनी होती है। तो जाने वाली हुकूमत उनकी उस तरह बाइंडिंग कमिटमेंट्स जो है उससे वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में जून से पहले एक नई मुंतखब हुकूमत मौजूद हो जो 5 साल के लिए हो, और जो IMF के साथ फ्रेश प्रोग्राम के लिए इंगेज करे। मेरा ख्याल है कि मुल्क में अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी, और तो बहुत सारे सेंटिमेंट तो स्टेबिलिटी से ही टर्न अराउंड हो जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर भी अगली हुकूमत को संजीदा बुनियादों के ऊपर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जून से पहले, जून के महीने के दौरान ही हमें IMF के साथ इंगेज करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम के लिए, ताकि क्योंकि अब ये मईशत अगर तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो ये जो 3 साल प्रोग्राम था, डिस्पाइट कोविड के बावजूद और ये जो सुपर कमोडिटी साइकिल आया इसके बावजूद, हमने इसको पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करके अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को अपने ओन पे कंटिन्यू करना था। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल में 6% ग्रोथ, 10% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, रिकॉर्ड $32 अरब की एक्सपोर्ट ग्रोथ, रिकॉर्ड एग्रीकल्चर की 4.5% ग्रोथ जो आज तक कभी पहले नहीं हुई, ये सारा कुछ, ये जो सारे हमने रिकॉर्ड तोड़े, और इसके अलावा और बहुत सारी अचीवमेंट्स, ये सारा का सारा सेंटिमेंट और ये सारा का सारा मोमेंटम जो है ये रायगा चल गया है। और आज इस नहज पे हम खड़े हैं कि मुल्क अगर एक हफ़्ता डिफ़ॉल्ट नहीं करता तो उसको भी, ये जो हमारी नालायक हुकूमत है, PDM हुकूमत है, उसको भी एज एन अचीवमेंट समझी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोटी के लिए और सस्ते आटे के लिए लाइंस लग गई हैं। हमारे दौर में मीडिया के एंकर्स की लाइंस होती थी जो जाके गली मोहल्ले में इंटरव्यू करते थे, लेकिन अब तो हकीकी बुनियाद पे बदकिस्मती से अवाम की लाइंस जो हैं वो लगी हुई हैं। अवाम के पास कोई एंकर तो नहीं जा रहा उनसे महंगाई का पूछने या उनका हाल पूछने इस हुकूमत में, लेकिन अवाम खुद चीख चीख के अपना हाल बता रही है। और एक शख्स की जान चली गई गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले सस्ते आटे लेते हुए। सस्ता आटा लेने के लिए उस शख्स की जिसकी जान गई, उसकी जान उतनी ही कीमती है जितनी जिन्होंने अरबों रुपए के NRO 2 के ज़रिए अपने केस माफ़ कराए उनकी जान कीमती है। ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ मुतमईन हो के कहते हैं कि नहीं जी ये मुल्क अब इधर आ गया है, तवानाई का बहरान है, कोई कहता है कि जी चिकन खाना छोड़ दो, कोई कहता है कि नहीं जी ये बहरान आ जाएगा और कोई ऐसा इसमें मसला नहीं। देखें, आप लोगों ने, हम सबको पता है, पूरे मुल्क को पता है कि आप लोगों ने क्या किया इस मुल्क के साथ। आप आए, आप अपने केस ख़त्म कराने आए थे और आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वक्त पे फ़ैसला साजी आपने नहीं की और मईशत पिछले 9 माह के अंदर उस नहज पे पहुंच चुकी है कि अब लोगों को जो आने वाला वक्त है वो बहुत सख्त होगा।
आईएमएफ के साथ भी सख्त होगा और आईएमएफ के तरफ अगर हम ना गए फिर तो तबाही का आलम होगा। किसी हमें इनके मिनिस्टर ने, अब ये कुछ दिन पहले डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के वाइट पेपर पे, और वो छोटे छोटे नंबर लेके उनको स्लाइस करके अपना उसको स्पिन देने की कोशिश की। मुल्क की मईशत डूब रही है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आइंदा का रास्ता भी बता देंगे कोई 2 मिनट के अंदर। कोई ऐसा रास्ता नहीं बताया गया। तवानाई का मिनिस्टर ये नहीं बता रहा कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये क्यों हो रही है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब को अब तक कौम को एतमाद में लेना चाहिए था कि ये जो मईशत की आलम आ चुका है इसे कैसे निकालना है उन्होंने, वो भी सीन से बिल्कुल गायब है। एक रडरलेस हुकूमत, यानी ये वो हुकूमत है जिसका कोई रडर नहीं, कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जो सिर्फ अपने ज़ाती अज़ाइम के लिए आई थी और वापस ही अपने बैरूनी महलात में चले जाएंगे और यहाँ पे एक बार फिर क्राइसिस छोड़ जाएंगे। तो NRO2 की हमने कीमत तो अदा कर दी है, लेकिन हमें मज़ीद कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फ़ौरी तौर पे एक नई मुंतखब हुकूमत को लेके आना चाहिए ताकि रेस्क्यू और रिकवरी का प्लान, अब तो रेस्क्यू, स्टेबलाइजेशन और फिर रिकवरी का प्लान बनेगा। और ये सारे एक ऐसी हुकूमत ये फ़ैसला साजी कर सकती है जिसके आगे 5 साल का रनवे हो, जो मुस्तहकम हो, जो लोगों से कम्युनिकेट कर सके, और एक ऐसा लीडर जिस पर लोगों को इत्मीनान हो कि ये कोई अपने केस माफ़ कराने के लिए नहीं, ये दिन रात एक करके, बेशक सख्त फैसले करने पड़े लेकिन दिन रात एक करके हमारे लिए ये कोशिश और जिद्दोजहद करके इस मुल्क को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करेगा। ये सिर्फ अपने केस माफ़ करा के वापस सरे महल या एवन फील्ड नहीं चला जाएगा, या ये अपने नवासों को या पोतों को सियासत में लाने के लिए राह हमवार नहीं करेगा। तो हमें इस वक्त एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है। ये मुल्क अल्लाह ताला की नेमत है, और ये जो मैंने आपको गैर संजीदगी का आलम बताया इस उम्मत का, ये बहुत तशवीशनाक बात है। ना इससे ज़्यादा हालात कभी ख़राब हुए हैं और ना इससे ज़्यादा गैर संजीदा और गैर मकबूल हुकूमत पाकिस्तान ने देखी है। गैर मकबूल हुकूमतें लोग क्राइसिस से नहीं निकाल सकती मुल्कों को, और गैर संजीदा हुकूमतें फ़ैसला साजी नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हालात जो हैं वो बदलेंगे, लोग होश के नाखून लेंगे और हम फौरी तौर पर एक नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और इस मुल्क को एक नई क़यादत देंगे ताकि एक पॉजिटिव माइंड के साथ IMF से भी इंगेज किया जा सके और इस मईशत को दोबारा इसके पैरों पे खड़ा किया जा सके। जी कुछ साहब ये बता दें कि जैसे आपने मईशत के साथ पाकिस्तान की ज़राअत की बात की, अब इस वक्त हालात पाकिस्तान में ये कि आटा 160 170 रुपये किलो तक पहुंच चुका है, आवाम रो रहे हैं, रुल रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए एलसीज खोलने के प्लान कर रही है। तो दोनों चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई हारमनी नहीं है इनकी पॉलिसीज़ के अंदर, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ हमारे इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से जो इस वक्त जो सबसे इम्पेंडिंग क्राइसिस आपके पास आना है वो खुदा न खास्ता फूड शॉर्टेजेस का है, यानी खाने की अशिया की शॉर्टेजेस का, और ये बड़ा सख्त क्राइसिस आना है। इसके ऊपर इस वक्त एक अलहदा टास्क फोर्स होनी चाहिए थी जो आपके मुल्क में तमाम अनाज की और गंदम की जो मिकदार है एट एक मुनासिब दाम के ऊपर उसको इंश्योर करती। अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क तो ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ा गया है कि जो अपनी डायरेक्शन में चली जा रहा है और तबाही की जानब चला जा रहा है, और कोई प्लानिंग या कोई किसी किस्म की सेंट्रलाइज्ड हमें प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। हमारे सब हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि जैसा कि ये IMF प्रोग्राम जो है वो आप ही गवर्नमेंट में इसका आगाज़ हुआ था और ये माइंस भी आप ही लगा कर गए थे कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए आपको इस चीज़ का इतराज़ हो गया था कि हुकूमत तब्दील होने जा रही है, तो ये आप माइंस लगा कर गए कि आने वाली गवर्नमेंट को माशी मैदान में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इसमें नहीं, देखें, बात यह है कि अगर हमने कोई ऐसी माइंस लगाई होती हैं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ठीक ना होती तो हमारे अपने वक्त में ये मुश्किलात आ जाती ना। और हमने ऐसा क्या किया, हमें 8 अप्रैल को जब मुस्लिम लीग नून ने और PDM ने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया जाएगा। उस वक्त तो सिर्फ डोनाल्ड लू को पता था, या चंद लोगों को पता था, अरबाब इख्तियार को पता था, या ये PDM की जमातों को पता था। इवन PDM की जमातों के जो सेकंड टियर लीडरशिप थी उनको भी नहीं पता था। तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है हमारे पास। तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप ये देखें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वर्ल्ड बैंक की और IMF की रिपोर्ट्स आप हमारे आखिरी चंद माह की उठा के देख लें, किसी एक में कोई अंदेशा भी जाहिर किया गया हो कि मईशत का कोई बहरान आने वाला है, या कोई पॉलिसी ठीक नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट, बाय एंड लार्ज कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट्स थी, हालांकि उनमें तनकीद भी होती है उनकी रिपोर्ट्स में, लेकिन और बात हो रही थी सस्टेनेबल ग्रोथ की, यानी एक ऐसी ग्रोथ जो आपके डेफिसिट्स को इनलार्ज नहीं करेगी। हमारा करंट अकाउंट ऑलरेडी श्रिंक होना शुरू हो गया था, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक कंफर्टेबल पोजीशन पे थे, कोई फाइनेंसिंग गैप नहीं था मुल्क में मार्च तक। फाइनेंसिंग गैप का मतलब ये है
कि जहाँ पे आपके जो प्रोजेक्टेड इनफ्लोज हैं और प्रोजेक्टेड आउटफ्लोज हैं उसमें गैप होता है, और आपकी डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स में और आपकी अरेंज्ड फाइनेंसिंग में जिस तरह इस साल 8-10 अरब डॉलर का गैप है, कोई ऐसा गैप हमारे 3 सालों में नहीं था। और हाँ, हमारे लिए तो ये एक हैरानगी की बात थी, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। कोई इसका हमें पहले ना आसार थे ना कुछ था। ये ज़रूर हमें पता था कि कोई एक साजिश बुनी जा रही है, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि ये 8 मार्च को ला के लोटे पैदा किए जाएंगे और 20 लोगों का ज़मीर जागा जाएगा, और उसके बाद ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए हमें ख़त्म करके एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। तो मैं अभी सियासी मामलात पे तो खैर आया नहीं, कि जहाँ पे जब ये मीशत के साथ ये कुछ हो रहा था तो सियासत में क्या हो रहा था वो तो एक अलहदा दास्तान है, एक पाकिस्तान तारीख तरीन दास्तान है जिसको आप कोई तारीख के सफ़ों से मिटा नहीं सकेगा। सर जी सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जब आईएमएफ से एग्रीमेंट हुआ था, अभी रिसेंटली आईएमएफ की डिमांड भी सामने आई जिसके मुताबिक जो कमर्शियल सार्फिन है जो उनकी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए 31 रुपये, और जो डोमेस्टिक यूज़र है उनके लिए 12.4। अब जो डिमांड हो रही जी है जी 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 और जो गैस इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर हैं उनके लिए 200% से ज़्यादा इजाफे की हाँ। तजवीज़ है। अच्छा, हमारे टाइम में ऐसी कोई आईएमएफ की डिमांड नहीं थी। मेरे टाइम पे जो लास्ट मेरी एक बात अक्टूबर तो सुने, अब मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि आप तो बुरे हालात बता रहे हैं, हम भी देख रहे हैं बुरे हालात हैं। हमने ये क्लेम किया है कि हम जाते हुए जो गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है उसको 1000 तक कम करके जाने कौन। जैसा मैं ज़रा पहले आपको आईएमएफ की बात बता दूँ। ये गैर संजीदा से जो बयानात होते हैं वो तो आईएमएफ कि कोई ऐसी शर्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की थी कि डॉलर जो है वो 226 का हो जाएगा, ओपन मार्केट में 250-60 का मिलेगा, या बिजली का नर्क जो है वो 45 रुपये का हो जाएगा और 30 रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे। टोटल अक्टूबर 2021 में जो उनके साथ मुआहदा हुआ था तो हमने जून तक 2 रुपये 61 पैसे यूनिट बढ़ाना था, और आपको पता है हमारे दौर में 16 रुपये का यूनिट था इंडस्ट्री को और 12 रुपये का इजाफी यूनिट जाता था। और घरेलू सार्फिन के लिए भी थी कि आप जितना इजाफी यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो आपको 12 रुपये 12.5 रुपये का मिलेगा। ये अब आईएमएफ आपसे इसलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि आपका जो इन्होंने जो बिजली घर इंपोर्टेड ईंधन पे लगाए थे वो सारे डॉलर इंडेक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में थे। जब आपका डॉलर चला गया 180 से 226 पे तो जाहिर है कि उसका फ्यूल महंगा हो गया और वो बिजली बनाने की कॉस्ट महंगी होगी, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी कॉस्ट को इसके बराबर लेके आएँ। अब हमारे दौर के अंदर हमारे आखिरी साल में कुछ 100 अरब रुपए सर्कुलर डेट में सालाना इजाफा रह गया सिर्फ, जब हम आए थे 450 अरब था। डिस्पाइट द फैक्ट कि कीमतें बढ़ रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि नए कैपेसिटी पेमेंट्स आ गई 450 अरब से जब हम छोड़ के गए तो 1000 अरब पे थे, तो उसके बावजूद आपकी सर्कुलर डेट में इजाफा 450 अरब से कम होकर सिर्फ 100 अरब रुपया सालाना रह गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और इस साल हमने नेगेटिव में जाना था। इस वक्त इनके 9 माह के अंदर जो हम 100 अरब पे इजाफा लेके आए थे वो वापस 450 अरब पे चला गया। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि इसको वापस आप लेके आए जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस रोड मैप पे छोड़ गई थी। तो मिस मैनेजमेंट, यही मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये आईएमएफ की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि डॉलर कितने का होना चाहिए या बिजली का नर्क जो है वो तो सर्कुलर डेट से ड्रॉ करती है ना आपका, कि आपके खसारे कितने बढ़ रहे हैं और उसे कम करने के लिए आपको कितनी एडजस्टमेंट चाहिए। ये क्योंकि मीशत अब इस नहज पे आ गई है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सख्त फैसले अनअवॉइडेबल हो गए हैं, और ये सारा का सारा जो फ्री फॉल हुआ है ये सारा का सारा पिछले 9 माह के अंदर हुआ है। अभी भी आप देखें कि कोई क्लैरिटी नहीं है आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर। इसहाक डार साहब लड़े बैठे हैं आईएमएफ से, और शहबाज शरीफ साहब का जो झूठ है वो मैंने आपको बता दिया कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर भी उन्होंने सियासत खेलने की कोशिश की और एक अपना मनपसंद बयानिया, आईएमएफ को खुद आना पड़ा मैदान में उनकी बात को तरतीब करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत के पास ना तो पॉलिटिकल स्पेस है, ना ही इनके पास फैसला साजी की क़ुव्वत है। ये एक टूटी फूटी हुकूमत है जो बैसाखियों खड़ी की गई है, और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आपने दीवार से लगाया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जी मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा और माशी इस्तेकाम भी, सारे के बावजूद ऐसे तो नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ने एक न्यूज़पेपर में एक पब्लिश किया एडवर्टाइजमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस बाय 57%। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इंपोर्ट्स रिड्यूस बाय 16.2%, और तीसरा उन्होंने कहा है रेवेन्यू कलेक्शन RS 3429 बिलियन यानी 17.4% इंक्रीज। अच्छा तो देखें 74% इंक्रीज़ का मतलब है कि इन रियल टर्म्स रेवेन्यू डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि 25% तो महंगाई है सिर्फ,
25% रुपए की वैल्यू कम होगी। अगर 17% आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब है 8% इन रियल टर्म्स आपका रेवेन्यू गिर गया, टैक्स टू जीडीपी आपका गिर गया। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो बात की रेवेन्यू करंट अकाउंट डेफिसिट, आपने सारे मुल्क की इंपोर्ट बंद कर दिया, आपने एलसियाँ चोक कर दी हैं, आपने मुल्क की मईशत का गला घोंट दिया है और आप कह रहे हैं कि जी ये देखो ये मेरा करंट अकाउंट नीचे आ गया। ऐसे तो नहीं, या तो वॉलंटरीली नीचे आता ना, आपके खाम माल आ नहीं रहा, आपके मुल्क में दवाइयाँ आ नहीं रही। भाई आप एक घर में आपके एक ख़ानदान रहता है, उसको आप भूखा मार देते हो और आप कहते हो देखो मैंने बचत कर ली अपनी सारी तनख्वाह की हिस्सा। ये बात नहीं है। आपका करंट अकाउंट कम आने के बावजूद इस वक्त आपका फाइनेंसिंग गैप मौजूद है और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं। करंट अकाउंट नीचे आने का तो मकसद ये है ना कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डिप्लीशन यानी कमी ख़त्म हो जाए। वो तो नहीं हो रही, वो तो आगे से भी ज़्यादा तेज़ पकड़ गई है। आपके इंपोर्ट से ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट नीचे आ गई है, आपकी एक्सपोर्ट भी नीचे आ गई है, उसका भी फिर ये जिक्र करें। तो ये जो इशारियाँ हैं ना, इस तरह सेलेक्टिवली इनको यूज़ करने का वक्त चला गया है। ये पीटीआई के दौर में ये पीडीएम किया करती थी जब अपोजिशन में थी, तो अब इन्हें ये याद रहना चाहिए कि अब ये अपोजिशन में नहीं, अब ये गलती से हुकूमत पे मुसल्लत कर दिए हैं तारीख के एक हादसे के ज़रिए। अब इनको इन डेटा पॉइंट्स की मैनिपुलेशन से निकल के इशू को संजीदगी से लेना चाहिए और ये इन बचगाना चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए। ये इनको तो उड़ा के रखा जा सकता है। आप देखें 25% महंगाई के बावजूद 400 अरब का दिसंबर का शॉर्टेज है, दिसंबर तक का एफबीआर के रेवेन्यू कलेक्शन में 25% महंगाई के बावजूद, 25-30%, 40% डीवैल्यूएशन के बावजूद रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ गया है। और ये जो करंट अकाउंट का खसारा है, आज आपकी ज़रा ये एलसियाँ खोलने की आप इजाज़त दें ना, जो हेल्ड अप पेमेंट्स हैं, जो कमर्शियल लोग एलसियाँ खोलना चाहते हैं, ये फिर देखें करंट अकाउंट के वापस कैसे चढ़ता है। साहब ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं कपड़े बेच दूंगा लेकिन आटा सस्ता कर दूंगा, इस पे क्या कहते हैं? देखें वो मेरा ख्याल है वो अवाम की चमड़ी की बात कर रहे थे। और अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक पीटीआई ने, आप जैसे सीनियर रहनुमाओं ने क्या तज्जिया किया कि आपकी हुकूमत में साजिश में मुलव्वस डोनाल्ड लू थे या जनरल बाजवा थे? देखें अब तो खैर इस पर इमरान खान साहब ने ख़ुद बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू कर दी है कि किस तरह यहीं से लॉबिंग जो थी वो हुसैन हक़ानी के ज़रिए शुरू की गई अमेरिका के अंदर, और फिर अमेरिका से वापस ये सारी चीज़ें कहलवाई गई। अमेरिका से भी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है उनके जो डोनाल्ड लू साहब जो उनके जूनियर एक असिस्टेंट स्टाफ ऑफिसर हैं जो साउथ एशिया को, पाकिस्तान को देखते हैं, उनके ज़रिए कहा गया। लेकिन उसकी लॉबिंग जो है वो सारी यहाँ से हुई और इस पर इमरान खान साहब ने भी काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब सारी बातें तो कौम के सामने खुल के आ गई हैं। बयानियाँ जो अब लोगों, बयानिए की बात से अब हम आगे जा चुके हैं। लोगों को सब पता है कि पिछले 8-9 महीने में क्या हुआ। लोगों को आप जितना मर्जी इश्तिहार दे के, जितना मर्जी चीख के ये हुकूमत समझा लें, लोगों को ये चीज़ वाज़े नज़र आ चुकी है। अब तो जबर की बात ही है ना कि जबर से जितना आवाम को दबा लें उतनी देर ये हुकूमत कर लेंगे। लेकिन ऐसे आपकी मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क निकल जाना है। आप हमें तो दबा सकते हैं जबर से, मईशत को तो नहीं चला सकते ना आप जबर से। जून में खत्म हो रहा है आईएमएफ प्रोग्राम जी, उससे पहले फ्रेश मैंडेट की जरूरत है। जी बिल्कुल है। 5.8 बिलियन आपके रिजर्व में, इंटर्न गवर्नमेंट आ जाती है, डिफॉल्ट नहीं हो जाएगी। देखें बात यह है कि आईएमएफ इंटरिम गवर्नमेंट से यूजुअली बात नहीं करती। उसकी वजह यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट के पास पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने का कानूनी मैंडेट नहीं होता पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और आईएमएफ का भी अपना टीओआर यही है कि वो हुकूमत जिसके पास मैंडेट हो वो उसी से बातचीत करते हैं। ज़ाहिर है इखलाकी तौर पे भी ये आप ये बात देखें ना कि जिस हुकूमत ने हुकूमत करनी है और जवाबदेह होना है अपनी पॉलिसियों के लिए, वही अगले 2-3 साल के लिए आईएमएफ के साथ कोई फॉर्मेट तय करेगी ना। तो वो आईएमएफ भी इस मामले में ज़्यादा कंफर्टेबल एक नई हुकूमत के साथ ही होगा, इनके साथ तो नहीं होएगा। इसलिए हमें अब ज़िद छोड़ देनी चाहिए। ये अब बात काफ़ी बिगड़ गई है मईशत की और ये लोगों की जानें चली गई हैं सस्ते आटे की खातिर। तो मेरा ख्याल है हमें ज़िद छोड़ के अब हमें होश के नाखून अच्छा, ये मैं अब आपको बताता हूँ। जो आपका पहला दूसरा वाला सवाल है, वो जो रिजर्व्स है हमारे, तो इस दौर में 21 अरब डॉलर सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स गए ना यार। तो वो तो ये आप तो बात कर रहे हैं दोनों के मिला के बात कर रहे हैं कि 10 अरब डॉलर, हमारे दौर में तो सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स 21 अरब डॉलर तक गए थे। जब इन्होंने एलएनजी के प्लांट्स लगाए टेक और पे के, और आपको पता है बड़े स्कैंडलस तरीके से ये प्लांट्स लगे थे और ये जो सौदे इन्होंने किए बाहर से, तो इन्होंने 7
एक और कानून पास कर दिया कि आप जो आपका घरेलू सारिफ है या जो दूसरा कस्टमर है जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसे आप LNG की कीमत नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं, ये मुस्लिम लीग नून ने किया था। और 2-3 साल हम छोटे सूबों के साथ इंगेज रहे कि इसको हम बदलें इस कानून को, और फाइनली फरवरी 2022 में इस साल हमने उस कानून को बदल दिया। और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से फरवरी में मेरा ख्याल है ये पास हो गया था नेशनल असेंबली से, जनवरी या फरवरी में, और उससे अगले माह ये पास हो गया था सेनेट से, और हम इसको इस बजट के अंदर नाफिज करने लगे थे। लेकिन उस दौरान हमारी हुकूमत चली गई, इन्होंने अभी तक उसको नाफिज नहीं किया। वो कानून बना पड़ा है, वो अभी तक नाफिज नहीं हुआ, उसके जो पॉजिटिव इम्प्लिकेशंस आने थे वो नहीं आए, जिसके नतीजे में सिर्फ दिसंबर के माह में मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने 150 अरब रुपया सर्कुलर डेट में गैस की ऐड किया, क्योंकि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पास किया गया वेको का बिल अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक सवाल, आपने 2-3 बार एक बात रिपीट की कि जो PTI है उसको दीवार से लगा दिया गया। अब जबकि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि वो न्यूट्रल होने का दावा कर रही है, और PTI ने कराची से अच्छी खासी सीटें ली थी, बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होने को हैं, तो PTI अपना मुस्तकबिल क्या देख रही है बल्दियाती इंतखाबात में? देखें, अब मामलात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से आगे चले गए हैं, और इस वक्त कोई भी इंतखाब होएगा, चाहे वो बल्दियाती हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब हो, सूबाई हो या कौमी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। और यही वजह है कि इंतखाब के मैदान से फ़रार इख्तियार की जा रही है। तो जहाँ तक न्यूट्रल्स की आपने बात की, जिस तरह पाकिस्तान को आज़ादी नहीं, अब हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है, उस तरह हमें हकीकी न्यूट्रल्स की ज़रूरत है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।